हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर कारक पढ़ेंगे। पिछली जो कक्षाएं थी उसके अंदर हमने जो वाक्य शुद्धि है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो किए थे। अब जो हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है कारक। तो हम कारक को समझते हैं कि कारक क्या है। कारक क्या है? तो कारक है ना, वो कारक है करने वाला। कारक क्या है? यानी यहाँ पर कारक का लिखा हुआ करने वाला। करने वाला कौन होता है? करने वाला जैसे करता हुआ, ठीक है। तो जो करने वाला है वही क्या है? कारक है। अब यहाँ पर कारक की परिभाषा दे रखी है। कारक की परिभाषा, तो यहाँ पर कारक की परिभाषा पहले थोड़ा जो ऊपर लिखा हुआ है वो देखिए। कारक शब्द का निर्माण यानी किरी धातु से हुआ है। किरी धातु से हुआ है, यानी जैसे ये करने वाला है ना, तो ये करना है, ठीक है। करना क्या है? क्रिया है। करना क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया इसके अंदर क्या है? धातु है। तो हमने जो क्रिया पढ़ी थी वहां आपको मैंने अच्छे से इसको बताया। अगर आपने वो क्रिया वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाकर वो क्रिया वाली क्लास देखिए। और अक इसमें पढ़ते हैं। कारक हम लिखते हैं कारक, तो अक पीछे अक की ध्वनि आ रही है, तो ये अक इसमें क्या है? प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। यानी कारक का निर्माण किससे हुआ? किरी तो धातु है और अक उसके अंदर प्रत्यय है। इसका शाब्दिक अर्थ है करने वाला, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया है। अब बात करें इसके परिभाषा की। अब बात करें इसके परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा है जो क्रिया के साथ अंत्य, अंत्य का मतलब होता है संबंध। अंत्य का मतलब क्या होता है? संबंध करे वह कारक होता है। यानी क्रिया के साथ जिसका भी संबंध हो, वो जैसे कर्ता हुआ, कर्म हुआ, जो भी है उसका संबंध क्रिया से होना चाहिए। और वो क्रिया से जो संबंध होता है वही क्या है? कारक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखो, बात करते हैं उपयुक्त परिभाषा के आधार पर, यानी ऊपर जो परिभाषा दी हुई है उसके आधार पर संस्कृत, बात यहाँ संस्कृत की हो रही है। संस्कृत में कारक केवल कितने हैं? 6 है। यानी संस्कृत में कारक कितने हैं? 6 है। इस परिभाषा के आधार पर, कौन सी परिभाषा? जो ऊपर दे रखी है उसके आधार पर संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। अब हिंदी के अनुसार कारक की परिभाषा, हिंदी के वो परिभाषा क्या थी? संस्कृत के अनुसार थी। अब हिंदी के अनुसार कारक की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, संज्ञा हमने पढ़ ली है, या सर्वनाम, सर्वनाम भी हमने पढ़ लिया है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, अगर ये संज्ञा और सर्वनाम वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया, यानी अन्य शब्दों का मतलब क्या? विशेषतः ज्यादातर क्रिया के साथ है, साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी हिंदी वाली परिभाषा और संस्कृत वाली परिभाषा बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा बहुत इसके अंदर फर्क है। बाकी वही है, उसी में क्रिया के साथ संबंध बता रहा था, इसी में क्रिया के साथ संबंध है, यानी दोनों चीजें क्या है? एक ही है। अब है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। यानी इस परिभाषा के आधार पर हिंदी में, तो संस्कृत हमारी जो संस्कृत थी ना, उस संस्कृत में कितनी थी? 6 थी। ये आपको दिमाग में रखनी है। संस्कृत में 6 थी और हिंदी में हमारी 8 है। हिंदी में 8 है। तो कारक हिंदी में, अब जैसे आपको पूछ ले कि हिंदी में कारकों की संख्या होती है, तो हम उत्तर देंगे 8। संस्कृत में पूछे कारकों की संख्या होती है, तो उत्तर कितना आएगा? 6। आगे देखो, आगे यहां पर हमारे दे रखा है यानी विभक्ति, परसर्ग और कारक चिन्ह, यानी तीनों चीजें एक ही है। चाहे विभक्ति नाम दे तो भी वही चीज है, परसर्ग नाम आए तो भी वही चीज है, और कारक चिन्ह नाम आए तो भी वही चीज, तीनों एक ही है। कारक को प्रकट करने के लिए, यानी हम कैसे समझेंगे कि इसके अंदर कौन सा कारक है, अभी अब आगे हम पढ़ेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो ये कह रहा है कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति कहते का मतलब वही परसर्ग है, वही कारक चिन्ह है। प्रत्येक कारक का
विभक्ति चिन्ह होता है, यानी जो जितने भी कारक है, हमारे 8 कारक है, तो उन 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह भी होंगे। किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। यानी एक शर्त है यहाँ पर कि भाई प्रत्येक जो कारक है उस कारक का हमारे क्या एक चिन्ह होगा, उस कारक का क्या है चिन्ह होगा, और वो किसके साथ में लगेगा, वो हमारे संज्ञा और सर्वनाम के साथ में लगेगा। परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह हो ही, ये भी जरूरी नहीं है, उसका हमें अपने हिसाब से वहां की प्रकृति देखकर पता लगाना होता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी कारकों के वो चिन्ह होंगे, ये हम आगे अभी देखेंगे। जैसे कौन कौन से चिन्ह, जैसे ने, को, शे, पर, इस प्रकार के जो लगे होंगे, ये क्या है, ये कारक चिन्ह है जो अलग अलग कारकों में अलग अलग प्रकार से आएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण से देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर देखो एक तो ने आया है, एक तो ने आया है और एक को आया है, ठीक है। तो ये राम ने रावण को मारा, तो ये ने और को ये क्या है, ये परसर्ग है, ये विभक्ति चिन्ह है और ये कारक चिन्ह है, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में ये एक यहाँ पर शर्त थी ना कि भाई ये प्रयोग आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब ये चिन्ह जरूरी नहीं है कि सभी में आए। तो यहाँ पर देखो घोड़ा दौड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाक्य नहीं है, भाई इसके अंदर कारक किस कारक का है ये, तो ये भी हमें आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो फाइंड करेंगे। यानी इस प्रकार के मैंने 2 उदाहरण लिए, एक के अंदर कारक और जो चिन्ह लगे हुए है और एक के अंदर नहीं लगा हुआ है, तो ऊपर वाले में लगा हुआ है और नीचे वाले में नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है सारे में आएगा। आगे हमारा दे रखा कारक के प्रकार, कारक के प्रकार 8 है। किस हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, किस हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। मैंने जानकारी के हिसाब से आपको बताया कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है और हिंदी में कितनी है, 8 है। तो हम हिंदी के हिसाब से याद रखेंगे और हिंदी के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। अब वो 8 कौन कौन से है, ये 8 देखो, ये पहला आया कर्ता कारक, पहला क्या है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या होगा, एक तो शून्य, शून्य का मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार हमने पिछला उदाहरण देखा उसके अंदर कोई भी कारक चिन्ह नहीं था, तो उसमें हो सकता है कि वो जो कर्ता कारक हो परंतु उसके अंदर कारक चिन्ह नहीं आए, या फिर आएगा तो ने आएगा, को भी आ सकता है, से द्वारा ऐसे आएंगे, ठीक है। ये आगे हम जैसे अध्ययन करेंगे धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार। फिर आया कर्म कारक, तो कर्म कारक में भी शून्य हो सकता है या फिर को होगा, या तो शून्य होगा या फिर को आएगा। करण कारक, करण कारक में क्या होगा, शे होगा, द्वारा होगा, और वो जो उदाहरण होगा उसमें जैसे साधन का बोध होगा, उसमें क्या होगा, साधन का बोध होगा। फिर आएगा संप्रदान कारक, इसमें होगा को या के लिए। अब देखो को यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, यानी कर्म कारक में भी आया है और हमारे यहां पर भी संप्रदान में भी आया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर तो हमें संप्रदान करना है और कहां पे हमें कर्म करना है। अब अपादान कारक, अपादान से शे, अपादान का होगा शे। अब देखो शे द्वारा यहां पर भी आया है, तो ये हम कारक जैसे पूरा करेंगे ना तो अपने आप ही हमें पता चलने जाएगा कि हमें कर्ण कारक में शे है तो कर्ण कारक होगा, या शे आया तो अपादान कारक होगा। अलग होने का भाव, यानी फिर जहां पर भी अलग होने का भाव हो वाक्य में, हमें पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो कि वहां अलग होने का भाव हो, तो वहां हमें अपादान करना है, वहां पर अपादान करना है। फिर संबंध कारक, संबंध कारक में होगा का, के, की, यानी का आ सकता है, के आ सकता है, की आ सकता है, या फिर ना, ने, नी, या फिर रा, रे, री, इस प्रकार के शब्द आएंगे। फिर अधिकरण कारक, इसमें आएगा में और पर, में और पर। फिर संबोधन कारक, संबोधन में हे, हो, अरे, अजी, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो ये जो हमारे कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक 8 कारक थे। यहां पर इनकी जो चिन्ह है वो दे रखे, तो इसका वो छोटा सा शॉर्ट में ऐसे सूत्र है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। एक बार मैं आपको और बोल दूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, इस प्रकार है ये, ठीक है। आगे देखो,
आगे हमारे आया कर्ता कारक। क्या आया है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के हम ऊपर देख के आए कि या तो उसमें शून्य आएगा या फिर ने आएगा, को आएगा, शे द्वारा आएगा, इस प्रकार के चिन्ह आएंगे उसे कर्ता कारक के अंदर। अब इसकी कुछ यहाँ पर पॉइंट दे रखे, उनके बारे में हम देखिए। जिस व्यक्ति अथवा प्राणी के द्वारा क्रिया संपादित की जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो जिसके द्वारा वो कार्य किया गया है, क्रिया संपादित का मतलब है जो कार्य किया गया है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी भाई जैसे राम दौड़ रहा है, भाई राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, तो यहां दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, और काम कर कौन रहा है? काम कर कौन रहा है? राम कर रहा है। भाई राम दौड़ने का काम राम कर रहा है। अब राम कर रहा है तो ये क्रिया यहाँ पर संपादित हुई है दौड़ने की, और करने वाला कौन है? राम है। तो ये राम क्या हुआ? ये राम है कर्ता कारक। अब यहाँ पर हमारे को पूछे कि इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, न कि इसके अंदर न आया, को, शे द्वारा, ये कुछ भी नहीं आया, फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक होगा, क्योंकि जो क्रिया है उसका प्रभाव पूरा किस पे पड़ रहा है? वो पूरा का पूरा प्रभाव राम पे पड़ रहा है, और राम यहाँ पर कार्य को करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये शून्य है ना, हम बात कर रहे हैं, शून्य भी आएगा, तो यहाँ पर शून्य है। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारा दे रखा दूसरा, इस कारक का चिन्ह ने होता है, जो हमने अभी देख लिया। जो वर्तमान काल, यानी काल अभी हमने पढ़े नहीं है, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये काल होते हैं। तो ये कह रहा वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में अनुपस्थित रहेगा। यानी ये एक तो कौन सा काल होगा? यानी जहां वर्तमान काल होगा और एक भविष्यत काल होगा, वहां पर क्या होगा? ये अनुपस्थित रहेगा। और ये अनुपस्थित रहेगा हम कैसे पता करें? अभी हमने जो वाक्य लिया था ना कि राम दौड़ रहा है, तो अब देखो राम दौड़ रहा है। अब राम दौड़ रहा है, तो राम दौड़ने का काम अभी कर रहा है वर्तमान में, या भविष्य में करेगा, या भूत में कर चुका है। तो हमें इस वाक्य को देखकर पता चल रहा है कि राम अभी वर्तमान में दौड़ रहा है। तो ये बात कह रहा है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में ये अनुपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर देखो नहीं है, तो भाई वर्तमान काल का वाक्य और वर्तमान काल में ये उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको फाइंड कर सकते हो। कुछ ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर वाक्य दे रखा है, वाक्य दिया है, राकेश ने एक नृत्य नाटिका देखी। ये भूतकाल का वाक्य। अब भूतकाल में देखो यहाँ पर ने आया है, यहाँ पर ने आया है, क्योंकि यहाँ पर यही कह रहा है कि वर्तमान काल और भविष्य काल में अनुपस्थित रहेगा, तो यहाँ पर ने आया है। तो ये कौन किस काल का हो गया? ये भूतकाल का। तो इसमें जैसे ने आया तो ये भूतकाल का वाक्य हो गया, और भूतकाल में उपस्थित रहेगा ये बात कह रहा है। और ने आया तो ने देखो कर्ता कारक में आ रहा है, तो ये अपने आप ही कर्ता कारक का वाक्य हो गया, कर्ता कारक का वाक्य हो गया। आगे उदाहरण देखो, राकेश एक नृत्य नाटिका देखता है। राकेश एक नृत्य नाटिका देखता है, वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान में देखने का काम हो रहा है जी भाई। नृत्य नाटिका वो वर्तमान में देख रहा है। ये ता है, ती है, ते है, जो हम काल पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को किस प्रकार फाइंड करें। राकेश एक नृत्य नाटिका देखेगा, तो इस देखेगा से पता चल रहा है कि कहने का मतलब है ना तो इसने देखी है, ना ये देख रहा है, ये देखेगा। यानी भविष्य में जब आएगी कोई नृत्य नाटिका तब ये देखेगा। तो ये भविष्य काल का वाक्य। तो देख लो, यहाँ वर्तमान काल और भविष्य काल की बात हो रही है, और यहाँ पर इसके अंदर उपस्थित नहीं है, और भूतकाल के अंदर उपस्थित है। तो ये जो ऊपर जो लाइन दे रखी है ना, इस लाइन का ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, यानी आपको पता चल रहा है कि वर्तमान काल और भविष्य काल में उपस्थित नहीं है और भूतकाल में उपस्थित है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें। वीडियो को आप देखते हो पर लाइक बहुत ही कम करते हो। आपका लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक जरूर करें। और आपको जहां भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर ये किस प्रकार हुआ। आगे बात है कर्म कारक की। कर्म कारक को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें शून्य भी आएगा और को आएगा, शून्य भी आएगा और को आएगा। देखो नेम पहला देर का, कर्ता जिस क्रिया को संपादित करता है, कर्ता जिस क्रिया को संपादित करता है उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला विषय वस्तु कर्म कहलाती है। यानी कर्ता है
कोई भी क्रिया संपादित करता है उस क्रिया से सर्वाधिक जो प्रभावित होगा वो क्या होगा, कर्म होगा। अब ये कैसे होगा आगे देखो, यहां पर नोट दे रखा है, नोट को पढ़िए। वाक्य में क्रिया से पूर्व, क्रिया से पूर्व क्या किसको, क्योंकि हम क्रिया पढ़ के आए और यहाँ पर हम कर्म की पहचान किससे करते थे, क्या और किसको लगाकर, क्या किसको लगाकर प्राप्त उत्तर से कर्म की पहचान की जाती है, कर्म की पहचान की जाती है। अगर आपने क्रिया पढ़ी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कारक का चिन्ह, इस कारक का चिन्ह को होता है, इस कारक का चिन्ह को होता है जो भूतकाल के कुछ विशिष्ट वाक्यों में उपस्थित रहता है, यानी पूरे भूतकाल के वाक्यों में भी नहीं रहता है, यानी कुछ विशिष्ट में भी, कुछ विशिष्ट में ही उपस्थित रहता है। अब देखो, जैसे राम को बुखार हो गया, राम को बुखार हो गया, ठीक है, यहां पर को आया है, यहां पर को आया है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखो, राम ने रावण को मारा कहने का मतलब है जो मारने की क्रिया है वो पीछे घट चुकी है, भाई राम ने जो काम किया है ना वो क्या है, पीछे रह गया। तो राम ने रावण को मार दिया, तो ये वर्तमान काल की बात नहीं हो रही, यानी ये वर्तमान काल यहाँ पर है, तो ये वर्तमान की बात नहीं, ये पीछे बीती हुई है। तो बीती हुई जो काल होता है वो होता है भूत, पीछे बीता हुआ क्या होता है, भूत होता है। तो राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो यह मारने का, अब देखो राम ने किसको मारा, भाई यहां पर हम लगाए राम ने किसको मारा, तो हमारे आंसर निकल के आ रहा है किसको की जगह रावण आ रहा है, राम ने रावण को मारा। तो क्या और किसको से उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर हमारे को पूछे कि भाई यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे कर्म कारक है, ठीक है। अब राम ने यहाँ पूछे ना, राम ने, तो यहाँ पर तो कर्ता कारक है, पर यहाँ पर है ना कोक है, ठीक है। तो यहाँ हमारे को वो ऐसे पूछेगा, हम जैसे हम आगे जो हमारी क्लास में हम करते हैं ना, जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो जो करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार वो वाक्य पूछता है। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो ये जो वाक्य है ना भाई, ये जो वह पत्र लिखता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य इसके अंदर ये उपस्थित नहीं है। आगे देखो, 3 नंबर, 3 नंबर है करण कारक, 3 नंबर क्या है, करण कारक। इसके अंदर से आएगा और द्वारा आएगा, इसमें साधन का बोध होगा, इसमें क्या होगा, साधन का बोध होगा। वाक्य में जिस साधन या स्रोत का या उपकरण के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, यानी जो भी साधन, यानी जो भी जो वस्तु है, जो साधन है उसके द्वारा या कोई उपकरण है उसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो वो जो कार्य करने वाला जो साधन या उपकरण है, एक तो कार्य करने वाला जिसे कर्ता होता है तो वो प्राणी है, ठीक है, वो प्राणी है। पर यहाँ पर क्या साधन है, वह साधन करण कारक का बोध कराता है, वो साधन क्या है, करण कारक का बोध कराता है। जैसे इस कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, जैसे मैं बाल्टी से पानी निकालता हूं, तो यहां पर पानी निकालने का काम बाल्टी से हो रहा है, पानी निकालने का काम बाल्टी से हो रहा है, तो वो बाल्टी से वहां पर करण कारक है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, महेश ने महेश ने हवाई जहाज से यात्रा की। अब जैसे महेश ने, यहां तक तो बात है ना, तो यहां पर क्या है, ने आया, तो यहाँ कर्ता कारक है। अब देखो हवाई जहाज से, यहाँ जो है ना वाक्य, यानी एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। पर वो आपको पूछेगा कि अंडरलाइन करके यहाँ पर कौन सा कारक है, तो वो आपको फाइंड करना होता है। तो हवाई जहाज से यात्रा की, यानी यात्रा करने का जो काम है वो किससे हो रहा है, वो हवाई जहाज से हो रहा है। और हवाई जहाज एक क्या साधन है, हवाई जहाज क्या है, एक साधन है, एक उपकरण है। राधा कलम से, अब देखो राधा कलम से या कलम से पत्र लिखने का कार्य करती है, तो कलम से का मतलब है यानी पत्र लिखने का कार्य तो राधा कर रही है, राधा क्या है, पत्र लिखने का काम राधा कर रही है। पर किससे लिख रही है, यहाँ जो लिखने का काम है ना वो तो कलम से ही हो रहा है ना, तो ये कलम से है ना, यहाँ पर करण कारक है, यहाँ पर क्या है, करण कारक है।
मुकेश चाकू से, अब देखो ये चाकू से आ गया, मुकेश चाकू से फल काटता है, मुकेश चाकू से फल काटता है, तो ये चाकू से यहाँ पर करण कारक है, ठीक है। कार्य फल काटने का काम है ना, वो कौन कर रहा है। अब यहाँ पर आए मुकेश चाकू से क्या काटता है, तो फल, तो यहाँ फल में पूछे ना, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर हुआ कर्म, यहाँ पर कर्म, क्योंकि वो क्या और किसको से हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, क्या और किसको, तो वहां पर जो उत्तर मिल रहा है ना वो तो यहाँ फल है, वहां कर्म है, वहां कर्म है, तो एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। आगे देखो नोट, नोट में क्या दे रखा है, जहां कारण कार्य का बोध हो, यानी कारण कार्य यानी कार्य किस कारण से हो रहा है, वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी ये कर्ण कारक ही होगा, वहां पर भी कर्ण कारक होता है, यानी भाई कोई जैसे इस कारण से जो कार्य हुआ, किसी कारण से, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी लड़ाई है ना उसकी वजह से हुई, तो उसकी वजह का मतलब कोई जैसे कोई व्यक्ति हो, तो वो क्या है, वहां पर भी हमें कर्ण कारक ही करना है, क्योंकि उसके द्वारा ये कार्य हुआ है। जैसे उदाहरण देखो, वह टीबी से मरा, यानी यहाँ पर मरने का जो काम है ना वो किसके कारण हुआ, ये उसके टीबी नामक रोग था, टीबी नामक रोग था तो टीबी से मरा, तो ऐसे वाक्य में अब यहाँ पर हम बोल दें कि यहाँ पर साधन कौन सा है, यहाँ साधन नहीं है, यहाँ पर साधन नहीं है, परंतु ये जो नोट में लिखा हुआ ना कि वहां पर जैसे कारण क्या है, वो कारण है वो टीबी, मरने का कारण क्या है, टीबी थी, तो यहाँ पर से आया, तो यहाँ पर भी कर्ण कारक ही करना है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, कर्ण कारक में भी ये से आया है जो कारण कार्य हो। जहां रीति तरीका, जहां रीति या तरीका का बोध हो, कैसा ये कैसी से उत्तर मिलेगा, रीति और तरीका वाले हम पढ़ के आए हैं, रीति और तरीका वाले पढ़ के आए हैं, तो वहां कैसा कैसी लगाते थे, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी हमें कर्ण कार्य, जैसे राकेश धैर्य से पढ़ता है, ठीक है, जैसे वर्षा, वर्षा अचानक हुई, वर्षा अचानक हुई, अब यहाँ पर ना तो कोई से आया ना और आया, तो यहाँ वर्षा होने का जो कारण है वो जो तरीका क्या है, वो अचानक से हुई, तो यहाँ पर भी कर्ण कार्य करना, तो इस प्रकार आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो जो रीति तरीके की बात हो जाए, यहाँ पर वर्षा होने का तरीका कौन सा, अचानक हो गया, ठीक है। आ गया राम धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे क्या है, वो भी एक तरीका ही है चलने का, धीरे धीरे, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे ना वहां पर भी क्या होगा, कर्ण कारक होगा, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। यानी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम, जय।